आज के डेट में यूएसए एंड इजराइल के लिए सबसे बड़ा सदर्द ये बना हुआ है कि ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम रखा कहाँ हुआ है। एज पर द रिपोर्ट्स, जो भी अटैक्स यूएसए एंड इजराइल ने मिलकर ईरान पर किए थे उसमें उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं है एंड ये चीज यूएसए एंड इजराइल ने खुद भी एक्सेप्ट की है। तो अब बात यह आती है कि ईरान ने जो भी अपना यूरेनियम एनरिच किया था वो उन्होंने कहाँ पर हाइड किया हुआ है। इस पर बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि एनरिच यूरेनियम होता क्या है। तो यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं। पहला होता है यूरेनियम U-238, दूसरा होता है यूरेनियम U-235। अब जो भी हमें यूरेनियम नेचुरल फॉर्म में मिलता है वो होता है यूरेनियम 238, जो कि हमारे कुछ खास काम का होता नहीं है क्योंकि उसमें चेन रिएक्शन उतनी अच्छे से नहीं हो पाता जितना अच्छा यूरेनियम 235 में हो पाता है। अब जो भी यूरेनियम हमें नेचुरली मिलता है उसमें यूरेनियम U-38 की जो मात्रा होती है वो होती है 99.7% और जो यूरेनियम हमें चाहिए होता है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए उसकी मात्रा होती है सिर्फ 0.3%। अब ये जो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम यूरेनियम U-235 को यूरेनियम 238 से अलग करते हैं, इसी को हम यूरेनियम एनरिचमेंट बोलते हैं। इट्स लाइक कि जो भी हमें यूरेनियम चाहिए उसको हम प्योरीफाई कर रहे हैं यूरेनियम U-38 से। इट्स लाइक कि जो भी हमें यूरेनियम चाहिए उसको हम प्योरीफाई करके और अच्छा बना रहे हैं। और जो भी रिपोर्ट्स हमारे पास में आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान ने इसी तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट करके अराउंड 400 किलो यूरेनियम अपने पास में कहीं हाइड किया हुआ है, जिससे लगभग 10 न्यूक्लियर वेपन्स आराम से बनाए जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक कैच है, हम यूरेनियम से न्यूक्लियर वेपन्स तभी बना सकते हैं जब हम उसको 90 या 95% तक प्योरीफाई कर लें। अगर हम उसको 90% से कम प्योरीफाई करते हैं तो हम उसको सिर्फ न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ही यूज कर सकते हैं। एंड एज पर द रिपोर्ट्स ईरान ने उसको 60% तक प्योरीफाई कर लिया है। लेकिन अब आपके माइंड में आ रहा होगा यार 60% एंड 90% में तो काफी डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो 0 से 60% तक जाने में ज्यादा टाइम लगता है रेदर देन हम 60% से 90% तक चले जाएं। तो अगर किसी कंट्री ने अपने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर लिया है तो आप ये मान के चल सकते हो कि उसने अराउंड 90% काम निपटा दिया है अपना, क्योंकि 60% से 90% तक जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। एंड यही रीजन है जिसकी वजह से यूएसए एंड इजराइल दोनों इतने इंपेशेंट है ईरान को लेकर, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों ही कंट्री बिल्कुल नहीं चाहते कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं। और कुछ एक्सपर्ट्स को तो ये भी डाउट है कि पाकिस्तान कहीं हेल्प तो नहीं कर रहा है ईरान की उसके यूरेनियम को हाइड करने में। और इसी को लेकर यूएसए ने पाकिस्तान को कॉल भी किया जिसमें उनको क्लियरली बोला कि हम नहीं चाहते कि ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हो, जो कि एक इनडायरेक्ट मैसेज था पाकिस्तान को दैट यू डोंट डेयर टू हेल्प ईरान। अब इन सब के बीच में IAEA का क्या कहना है वो भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन का एक पार्ट है, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिनका मेन काम होता है सभी कंट्रीज के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर नजर रखना। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी उनको उतना डेटा नहीं मिल पा रहा है ईरान से जितना पहले मिलता था, और ना ही ईरान उनके साथ में कोऑपरेट कर रहा है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का डेटा उनके साथ में शेयर करने के लिए। अगर इन सब के बीच में ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है एंड वो डिक्लेयर कर देता है खुद को न्यूक्लियर पावर, उसके बाद क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन हम इस बात के लिए तो श्योर है कि चीजें पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं रहेंगी। एंड हमें ये भी नहीं पता कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितने दिन तक चलेगा एंड वी आर नॉट श्योर कि जो यूएसए है एंड इजराइल मिलकर ईरान को सच में रोक पाएंगे या नहीं एक न्यूक्लियर टेस्ट करने से। अगर वो सच में ईरान को रोक लेते हैं तो उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन इन सब के बीच अगर ईरान एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लेता है तो इससे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग और कुछ नहीं होगा यूएसए एंड इजराइल के लिए। बाकी इस टॉपिक पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आती रहेंगी। आई विल मेक श्योर कि मैं कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।